हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में और साथ साथ हम पढ़ेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में कि कोई भी न्यूक्लियस में जो चार्ज रहता है वह किस प्रकार से अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए कितना इफेक्टिव रहता है उसको हम समझेंगे, जिसको हम यहाँ पर नाम देते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की, और पीरियोडिक टेबल में किस प्रकार से एलिमेंट अरेंज किए जाते हैं उसके लिए एक लॉ बनाया गया जिसको हम जानते हैं पीरियोडिक लॉ के नाम से। पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी एलिमेंट है हमारे पास अगर है, वो एलिमेंट उस एलिमेंट का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वह किसके रेस्पेक्ट में किसकी फंक्शंस होते हैं वो बात रखी गई कि पीरियोडिक लॉ बोलता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ देयर एटम्स which vary with increasing atomic number in periodic manner। कि कोई भी हमारे पास एलिमेंट है उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसके फंक्शन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो एटम हमारे पास है उस एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका वो फंक्शन है और उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है जो कि पीरियोडिकली वो बढ़ते जाता है। तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक लॉ। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स are a function of electronic configuration of their atoms which vary with increasing atomic number in periodic manner। इसके बेसिस पे हम कुछ बातें कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे वह क्या होंगे, ग्रुप्ड होंगे अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। यानी उस एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे, उसके आधार पर एलिमेंट्स को एक तरीके से ग्रुपिंग की गई और उस ग्रुपिंग के बेसिस पे एलिमेंट को अरेंज किया गया और जो उस एलिमेंट के इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी इंफॉर्मेशन कौन सी, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बता सके। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को अरेंज किया, ग्रुप किया गया और किस प्रकार से किया गया वो हम देख रहे हैं, ये देखेंगे कि इस तरीके से एलिमेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में ग्रुप किया गया। यहाँ हम देख रहे हैं इसको इसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज किया गया, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से इनको हमने देखा कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया। और जब हम देख रहे हैं कि इसकी जो केमिकल और प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किसके ऊपर निर्भर करती हैं, वो करती हैं उसके एटॉमिक नंबर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो हम उसकी बात रखते हैं। हम ये जानते हैं, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं तो इसको किस तरीके से डिवाइड किया गया। सबसे पहले इसको डिवाइड किया गया, ये जो आपको हमारे पास सामने कॉलम दिखाई दे रहा है इसको बोला गया ग्रुप्स। और इसी के साथ साथ कॉलम्स में जितने हैं एक ग्रुप के एलिमेंट्स, हम इसको बोलेंगे कि यह एक ग्रुप के एलिमेंट है, यानी इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी सेम प्रॉपर्टीज होंगी। और यहां देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो है सेम सेल में जा रहा है, सेम उसमें जा रहा है, ऑर्बिटल में जा रहा है। एस ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है सेम, और लेकिन नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 एंड 7s1। तो इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन उसकी जो सेल्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एस ऑर्बिटल में होने की वजह से लास्ट इलेक्ट्रॉन, इन दोनों ग्रुप्स को हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में जाता है। तो ये जो खड़ी लाइन है इनको हम कॉलम्स बोलते हैं, ये सभी ग्रुप्स कहे जाते हैं। और ये जो सीधी लाइन्स हैं जिनको हम बोलते हैं रोज, उनको वह है पीरियड्स। यानी ग्रुप्स और पीरियड्स में अरेंज किया गया पीरियोडिक टेबल को डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमने देखा पहले, अगर हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन एक ही सेल में जा रहा है तो उसको ग्रुप में रख दिया, और अलग अलग इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अलग अलग सेल में, देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे पी के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं और उसी के साथ साथ इसमें जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी डिफर हो रही हैं। तो एक ग्रुप के एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं लगभग वो सेम होती हैं। तो एस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के एस ऑर्बिटल में
जो s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन था वो उसको उसके ग्रुप के बारे में बताता है, तो इसको हम बोलते हैं s ब्लॉक एलिमेंट, इसके ब्लॉक के बारे में बताएगा। और यहाँ देखेंगे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो हम देख पा रहे हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी में चला जाता है, डी में इंक्रीमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, D1 D2 D3 D4 D5। इसी तरीके से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स डी में 10 होते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करेगा डी ऑर्बिटल, तो इसलिए इसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो यानी डी में इलेक्ट्रॉन जानने की वजह से इसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहा गया। इसके बाद यहाँ देखेंगे हम इस 3a से लेके 8a तक का, हम यहाँ देख रहे हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में जा रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं p ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी तरीके से ये जो आउटर रखा गया है इसको हम बोलते हैं f ब्लॉक एलिमेंट। और ये ध्यान देने वाली बात, जो ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन डिफ्रेंशिएट कर रही है कि इस लाइन के उस तरफ जो है वो होंगे नॉन मेटेलिक, और इसके इस लाइन के ब्लैक लाइन के इधर जितने होंगे मेटल्स होंगे। तो और जो ये अलग तरीके के कलर दिखाई दे रहे हैं ये होंगे सेमीकंडक्टर्स। और इसी तरीके से बोरोन से लेके, बोरोन में भी सेमीकंडक्शन का एक करेक्टर रहता है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनियम, टेलोरियम, एस्टेनिन। तो इस तरीके से ये जो अलग से एलिमेंट्स हैं ये सेमीकंडक्टर्स की रेंज में आते हैं। और सिलिकॉन जानते हैं हम सबसे अच्छा सेमीकंडक्टर है, और सिलिकॉन से ही आज पूरी जो केमिस्ट्री है या पूरा जो अन्य एक्टिविटीज हैं, कंप्यूटर है, सब कुछ इसी के ऊपर निर्भर कर रहा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल के बाद हम पढ़ेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को समझने के पहले कुछ बातें हम समझ लेते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास एटम है और वो पॉली इलेक्ट्रॉनिक है, यानी उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा है, तो जो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, मींस द इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे किसको, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी इसका मतलब हम देख लेते हैं, इन अ पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स रिपेल दी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को वो रिपेल करते हैं जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको और थोड़ा समझते हैं थोड़े और। इसकी वजह से क्या होगा, जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन था, यानी हम जानते हैं, अभी एग्जांपल लेंगे, जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन था उस न्यूक्लियर अट्रैक्शन की जो क्वांटिटी थी वो डिक्रीज हो गई, और इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में था, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में था, उसके बीच में और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन था वह कम हो गया, क्योंकि बीच में जो है इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वह आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ ही रह जाता है। अभी थोड़ा एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक सोडियम का एटम है। इस सोडियम के एटम में हम देखेंगे 11 इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस में, सॉरी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में टोटल कितने हैं, 11 पॉजिटिव चार्ज। और 10 इलेक्ट्रॉन है हमारे दूसरे सेल में, जिसको हम निकिल का निकिल नहीं नियोन का हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। उसके कोर में है 10 इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में। अब हम बात कर रहे हैं कि इस न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या अट्रैक्शन होगा, उस अट्रैक्शन को ध्यान रख रहे हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, इसके बीच में जो 10 इलेक्ट्रॉन हैं ये इफेक्ट डालते हैं, और इस इफेक्ट की वजह से ओवरऑल न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है, न्यूक्लियस का जो प्रभाव है वो डिक्रीज हो जाता है इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। तो जो बचा हुआ चार्ज होगा इस न्यूक्लियस का, इस इनर कोर के जो इलेक्ट्रॉन है उसके इफेक्ट की वजह से, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ध्यान दें, यहाँ पे हम देखते हैं न्यूक्लियस के ऊपर 11 पॉजिटिव है, और जो इनर कोर में जो इलेक्ट्रॉन्स थे सोडियम के वो 10 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल हम देखेंगे तो कितना इफेक्ट रहेगा इसका, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन 11 न्यूट्रॉन प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो ओवरऑल इस न्यूक्लियस के ऊपर कितने प्रोटॉन रह जाएंगे, 1 पॉजिटिव। तो वही इस आउटर मोस्ट के लिए इस न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज होगा, इस न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, और सिर्फ वो कितना बच जाएगा, 1+। इसी की वजह से इसको हम बोलते हैं कि वो डिक्रीज हो रहा है। दिस रिजल्ट्स डिक्रीज द न्यूक्लियर अट्रैक्शन, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज कर देगा इलेक्ट्रॉन का जो कि आउटर मोस्ट सेल में है, और कुछ ही पार्ट रह जाएगा जो कि इफेक्टिव होगा।
किसके लिए? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए। Thus, the inner electrons protect or shield the nucleus and thereby decrease the effect of nucleus towards the electrons of the outermost orbital. ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की जो चार्ज ओवरऑल उसको प्रोटेक्ट किसने किया, शील्ड किसने किया? ये जो इलेक्ट्रॉन बीच में थे इन्होंने इसको प्रोटेक्ट किया, शील्ड किया। किसके लिए प्रोटेक्ट किया? जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पे चार्ज का इफेक्ट के लिए। यानी तो ओवरऑल जो इसकी वजह से जो बच जाता है वो होता है न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। द पार्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज वर्क्स अगेंस्ट आउटर इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये इसकी डेफिनेशन है। या एक लाइन में हम कहें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? इज द नेट पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्टिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए किसी भी एलिमेंट में जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है आफ्टर द रिमूवल ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन चार्ज इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इसके लिए डेफिनेशन हम देखें, अप्रोक्सीमेशन क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इक्वल टू द एक्चुअल चार्ज माइनस द कोर इलेक्ट्रॉन चार्ज, यानी यहाँ पे 10 था जैसे कि, इसके लिए टोटल हमारे पास 1+ आया था। तो जो कोर इलेक्ट्रॉन है वो सब सेल में बिटवीन द इलेक्ट्रॉन इन अ क्वेश्चन एंड द न्यूक्लियस, जो हमारे पास कोर इलेक्ट्रॉन है या ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यही जो कोर इलेक्ट्रॉन है ये शील्ड करते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन को, जिससे कि जो न्यूक्लियस की तरफ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो सके। यानी क्योंकि डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन उसको शील्ड करेंगे, रोकेंगे, कम करेंगे। ये है इसका एक बेसिक कंसेप्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। जो बचा हुआ चार्ज है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाएगा। स्लेटर वैज्ञानिक के आधार पर जो शील्डिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू डिटरमाइन की गई और कुछ नियम बनाए गए। जो शील्डिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू डिटरमाइन की गई। और कैसे की गई? जो शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट है, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर वो 1s ऑर्बिटल में होगा तो उसकी वैल्यू होगी 0.30। अगर इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहा है और वो 1s ऑर्बिटल में है तो उसके लिए शील्डिंग इफेक्ट होगा 0.3। दूसरा, हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन p में है तो वह p में है तो उसके लिए 0.35 वैल्यू होगी। द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ ns एंड np, that is electrons of the outermost orbital, that is 0.35। इस तरीके से द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ s and p ऑर्बिटल ऑफ द पेनेल्टिमेट ऑर्बिटल, यानी इससे पहले वाला जो ऑर्बिटल है उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना करेगा? 0.85। यानी अगर स्लेटर ने, अगर हमें फाइंड आउट करना है शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू, स्लेटर ने इसको डिटरमाइन किया। इन्होंने कहा कि अगर प्रत्येक कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर 1s ऑर्बिटल में होता है उसका स्क्रीनिंग जो इफेक्ट है वो 0.30 होगा। अगर वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए 0.35 होगा। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से पहले वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके लिए 0.85 होगा। इसके बाद बात रखी कि जो शील्डिंग इफेक्ट है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए s और p ऑर्बिटल में, जो कि उससे एक पर प्री पेनल्टीमेट ऑर्बिट, कहने का मतलब है अगर ये आउटर मोस्ट सेल है तो इसके बाद वाले सेल को हम बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल, और इसके अंदर वाले को हम बोलेंगे प्री पेनल्टीमेट सेल या ऑर्बिटल। बेसिकली ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है। इस ऑर्बिटल के बाद पहले वाले को हम बोलते हैं पेनल्टीमेट ऑर्बिटल, इससे पहले वाले को बोलेंगे प्री पेनल्टीमेट ऑर्बिटल। अगर इसकी वैल्यू n है तो ये हो जाएगा n-1 और ये हो जाएगा n-2 प्री पेनल्टीमेट ऑर्बिटल। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि अगर इससे नीचे के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू होगी 1। यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है इसके लिए होगा 0.35, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है इसके लिए होगा 0.85, और इस पे या इसके नीचे जो भी ऑर्बिटल्स होंगे उनके लिए वैल्यू होगी 1। तो ये कुछ नियम बने हैं। तो इसके लिए इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स, तो कोई भी अगर वैल्यू हमारे पास n है तो ZF की वैल्यू उसके लिए हम निकाल सकते हैं, और वो डिक्रीज करती है बेसिकली जैसे जैसे L की वैल्यू बढ़ेगी। L क्या है? अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। L की वैल्यू पे ही डिपेंड करता है कि वो S होगा कि P होगा या D होगा या F होगा। तो इसी वजह, इसका मतलब ये है कि स्क्रीनिंग जो है F के साथ साथ स्क्रीनिंग कम होती जाती है। इसको हम देखेंगे, N की वैल्यू हमारे पास है तो यहाँ पे स्क्रीन इंक्रीजिंग, L के साथ साथ जो
स्क्रीनिंग है वो कम होती जाती है। सिंस द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन Z effective in many electron atom for a given value of n, the energy of the orbital increases with increasing value of L। तो इसका मतलब है कि इनकी जो ऊर्जा है वो L के वैल्यू के साथ साथ बढ़ती है, इसी वजह से F की ऊर्जा सबसे ज्यादा है, फिर D की ऊर्जा है, P की ऊर्जा है और S की ऊर्जा अंत में सबसे कम रहती है। और जब इसी बात को हम इफेक्टिव चार्ज को हम देखेंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में, तो हम देखते हैं कि अगर पीरियड में हम मूव करते हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है गोइंग अक्रॉस द पीरियड ऑफ द टेबल। पीरियड का मतलब हमने देखा कि रो होंगे, जितने रो में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे रो में पीरियोडिक टेबल में रो के अगेंस्ट तो इंक्रीज करेगा और उसी के अगेंस्ट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये हमारे पास उसके ग्रुप में वो डिक्रीज करेगा। अब ध्यान दें, ये हमारे पास आर्गन तक के जो एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स हैं यानी 15 to 16 तक के, उनका जब कंपैरिजन किया जा रहा है तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देख रहे हैं हम, पहले बढ़ा फिर थोड़ा सा कम हुआ थर्ड में, फिर धीरे धीरे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होते गया, बढ़ते गया और फिर सडन वो कम हो गया। यानी जैसे हम देखेंगे दूसरे ग्रुप में चले जाएंगे तो वो ग्रुप में डिक्रीज करेगा और फिर वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये एक इसका कंसेप्ट है जिसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही हैं और चेंजेस आ रहे हैं उसके सेल्स में तो उसकी तरीके से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बदलते रहता है। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन ये जो समझना है इसमें कि इसकी वैल्यूज लेटर के बेसिस पे वो क्या है, वो हम ये देख पा रहे हैं कि पेनल्टीमेट सेल और प्री पेनल्टीमेट सेल के लिए उसकी क्या वैल्यूज होंगी। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में सिंपल सा एक कंसेप्ट और ये बताता है कि जो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वह बाहरी इलेक्ट्रॉन के लिए कितना इफेक्टिव है, वो उसका इफेक्टिवनेस होगी और वो इफेक्टिवनेस उसके बीच में इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके ऊपर निर्भर करता है क्योंकि वो उसको डिक्रीज कर देते हैं। So this was the end of this lecture. Hope you understand the effect about the effective nuclear charge. If you have any doubt, you can ask and share this video to your near and dear ones. Thanks for watching.